आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक ऐसा संकेत दिखाना चाहता हूं, जिसे अगर आप सिर्फ एक महीने के एफपीआई डेटा की तरह देखेंगे तो शायद आपको कुछ खास दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस डेटा को थोड़ी गहराई से देखेंगे तो इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी छिपी हुई है। और वो कहानी है एफपीआई बाइंग की नहीं, ये कहानी है मार्केट लीडरशिप बदलने की। क्योंकि जुलाई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज ने भारतीय इक्विटीज़ में करीब 20,200 करोड़ की नेट बाइंग की। 4 लगातार महीनों की सेलिंग के बाद जुलाई में फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से नेट बायर्स बने। लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि उन्होंने 20,200 करोड़ खरीदा। मेरे लिए असली सवाल है कि उन्होंने खरीदा क्या, और उससे भी महत्वपूर्ण उन्होंने बेचा क्या। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कितना आया ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पैसा किस सेक्टर में गया और किस सेक्टर से निकला। और यहीं से एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्टोरी शुरू होती है, जिसको आज हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले समझते हैं जुलाई का बड़ा पिक्चर। जुलाई में एफपीआईज ने कुल मिलाकर लगभग 20,200 करोड़ की नेट इक्विटी बाइंग की। ये कोई आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं था। पहले 4 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन इक्विटीज से पैसा निकाल रहे थे, लेकिन जुलाई में ट्रेंड पलटा और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स सिर्फ कुछ बड़े इंडेक्स हेवी वेट में पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे ब्रॉडर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तलाशते दिखाई दिए। यानी ये सिर्फ इंडिया खरीदो वाली कहानी नहीं है, बल्कि शायद इंडिया में क्या खरीदना है और उसका जवाब भी बदल रहा है। और स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पे, और वो है आईटी। 2026 में अब तक इंडियन आईटी सेक्टर में एफपीआई लगातार नेट सेलिंग कर रहे थे। एआई डिस्रप्शन का डर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग को लेकर अनसर्टेनिटी, यूएस इकोनॉमी को लेकर कंसर्न और इंडियन आईटी कंपनीज की ग्रोथ में स्लो डाउन, और सबसे बड़ी चिंता क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज बिजनेस मॉडल को बदल देगा। और इन सब के कारण आईटी स्टॉक्स पर सेंटिमेंट काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन जुलाई में पहली बार कहानी बदली। पूरे जुलाई में एफपीआईज ने इंडियन आईटी स्टॉक में लगभग 3358 करोड़ की नेट बाइंग की है, और इसमें से लगभग 3298 करोड़ की बाइंग सिर्फ जुलाई के दूसरे पखवाड़े में हुई है। यानी पूरे महीने की आईटी बाइंग का लगभग 98% हिस्सा 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हुआ। अब जरा इस नंबर को समझिए, और ये कोई बहुत बड़ा एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, लेकिन डायरेक्शनल सिग्नल के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में टर्निंग पॉइंट्स अक्सर बहुत बड़े नंबर से शुरू नहीं होते हैं, वे पहले बिहेवियर चेंज से शुरू होते हैं, और आईटी में शायद यही बिहेवियर चेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर आईटी में एफपीआई वापस क्यों आए, और इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है। मेरी नज़र में कम से कम 4 बड़े कारण हैं। पहला, वैल्यूएशन रीसेट। दूसरा, डिमांड में स्टेबलाइजेशन के संकेत। तीसरा, एआई अब सिर्फ थ्रेट नहीं रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देने लगा है। और चौथा, इंडियन आईटी कंपनीज की बैलेंस शीट और कैश जनरेशन अभी भी बहुत मजबूत है। अब इन चारों को समझते हैं। पहला कारण, वैल्यूएशन रीसेट। एक समय इंडियन आईटी स्टॉक को मार्केट का प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन कंपनियों को सिर्फ आईटी कंपनीज की तरह नहीं देखा जाता था। इनको हाई क्वालिटी, हाई मार्जिन, एसेट लाइट, कैश जनरेटिंग ग्लोबल बिजनेस माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय में वैल्यूएशन मल्टीपल काफ़ी कॉम्प्रेस हुए, और यहीं पर एक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल काम करता है। जब ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है तो वैल्यूएशन भी गिरती है। लेकिन अगर बाद में बिजनेस फंडामेंटल्स उतने खराब नहीं निकलते जितना मार्केट को डर था, तो वही स्टॉक 2 अलग अलग इंजन से रिटर्न दे सकते हैं। एक अर्निंग ग्रोथ और दूसरा वैल्यूएशन की री रेटिंग। और आईटी में शायद मार्केट अब इसी पॉसिबिलिटी को देखना शुरू कर रहा है।
दूसरा कारण, डिमांड उतनी खराब नहीं निकली जितनी डर थी। जब क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 के रिजल्ट्स को देखिए, टीसीएस ने क्वार्टर वन में $7.624 बिलियन रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सीक्वेंशियली पॉजिटिव रही और सबसे इंपॉर्टेंट, टीसीएस का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग $9.5 बिलियन रहा। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एआई रिलेटेड बिजनेस, टीसीएस ने बताया कि उसका एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू रन रेट लगभग $2.6 बिलियन तक पहुंच गया है और एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील भी लगातार बढ़ रही है। वहीं एचसीएल टेक को देखिए, एचसीएल टेक ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 में रिकॉर्ड $2.4 बिलियन नेट न्यू बुकिंग्स रिपोर्ट की और उसका एडवांस एआई बिजनेस कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में लगभग ईयर ऑन ईयर 62.1% बढ़ा। कंपनी ने एआई डेटा सेंटर में लगभग 3500 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट करने की योजना भी बताई। इसका मतलब क्या हुआ? एआई केवल इंडियन आईटी कंपनीज के लिए खतरा नहीं है, एआई एक नया स्पेंडिंग साइकिल भी पैदा कर सकता है और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई इंडियन आईटी के लिए खतरा है या अपॉर्चुनिटी, ये आने वाले वर्षों का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा मैन पावर ड्रिवन था। अगर पहले किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 100 इंजीनियर्स की ज़रूरत थी और एआई टूल की वजह से वही काम 40 या 50 इंजीनियर में होने लगे, तो पहली नज़र में आईटी कंपनीज़ के लिए नेगेटिव लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एआई एडॉप्शन की वजह से कंपनीज़ अपने पुराने सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने लगे, क्लाउड पर जाए, डेटा आर्किटेक्चर बदले, साइबर सिक्योरिटी मजबूत करे, एआई मॉडल्स डिप्लॉय करे, एआई एजेंट्स इंप्लीमेंट करें, बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन करे, तो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग का साइज भी बढ़ सकता है। यानी एआई इंडियन आईटी का एनिमी भी हो सकता है और सबसे बड़ा ग्रोथ कैटलिस्ट भी हो सकता है। इन्वेस्टर को यह तय करना है कि वो किस कंपनी को इस ट्रांसफॉर्मेशन से फायदा उठाते देख रहा है। और यही कारण है कि सिर्फ आईटी सेक्टर खरीदना सफिशिएंट नहीं है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट लेसन है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर आईटी में वापस आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आईटी स्टॉक खरीद लेने लायक हो गया। सेक्टर इनफ्लो और स्टॉक अपॉर्चुनिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए टीसीएस का बिजनेस मॉडल अलग है, इन्फोसिस का पोजीशनिंग अलग है, एचसीएल टेक की इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर अलग है, विप्रो की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अलग है, टेक महिंद्रा का टेलकॉम और एंटरप्राइज एक्सपोजर अलग है, मिड कैप आईटी कंपनी जैसे परसिस्टेंट सिस्टम या कोफोर्ज की ग्रोथ प्रोफाइल अलग है। इसलिए एफपीआई फ्लो को स्टॉक सिलेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, एंडिंग पॉइंट नहीं। इन्फोसिस का एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्फोसिस ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 में 48,211 करोड़ की रेवेन्यू रिपोर्ट की, जो ईयर ऑन ईयर 14% की ग्रोथ थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,163 करोड़ रुपए रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन 21% रहा। लेकिन मार्केट ने सिर्फ हेडलाइन नंबर नहीं देखे, मार्केट फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस, क्लाइंट स्पेंडिंग, एआई इम्पैक्ट और वैल्यूएशन को भी देखता है। और यही वजह है कि एक कंपनी के अच्छे क्वार्टरली नंबर्स के बावजूद स्टॉक जरूरी नहीं है कि तुरंत ऊपर चला जाए, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस पास्ट नहीं फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। ये बात हर इन्वेस्टर को हमेशा याद रखनी चाहिए। विप्रो हमें दूसरा लेसन दे रहा है। विप्रो की क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 आईटी सर्विसेज रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सिर्फ 0.9% बढ़ी। लार्ज डील बुकिंग्स करीब $1.6 बिलियन की रही, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 16% रही और अगले क्वार्टर के लिए कंपनी ने सीक्वेंशियल कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का रेंज 1.5% से 0.5% कर दिया। इसका मतलब साफ है कि आईटी सेक्टर में फॉरेन बाइंग वापस आना और पूरे सेक्टर में यूनिफॉर्म बुलिशनेस का सिग्नल नहीं है। मार्केट अब शायद सेलेक्टिविटी की तरफ जा रहा है और ये एक मैच्योर मार्केट की पहचान है। अब आते हैं दूसरे बड़े विनर्स पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जुलाई 16 से जुलाई 31 के बीच में एफपीआई ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लगभग 4958 करोड़ की नेट बाइंग की। ये सेकेंड हाफ में सबसे बड़ा सेक्टोरल इनफ्लो था। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मैक्रो कनेक्शन है।
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड लार्जली डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ी रहती है। जब फॉरेन इन्वेस्टर इस स्पेस में पैसा लगाते हैं तो ये सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक बेट नहीं होता, ये इस बात का संकेत भी होता है कि इन्वेस्टर्स इंडियन कंज्यूमर डिमांड को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टर को सावधान रहना होगा। कंज्यूमर थीम बहुत बड़ा है, लेकिन हर कंज्यूमर स्टॉक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपको देखना होगा रेवेन्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, प्रीमियमाइजेशन, मार्केट शेयर, ऑपरेटिंग मार्जिन, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में किन तरह की कंपनियों को देखना चाहिए, मैं यहाँ किसी स्टॉक की बाई सेल रिकमेंडेशन के रूप में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टर्स की वॉच लिस्ट में अलग अलग बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए टाइटन जैसी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बिजनेस में प्रीमियमाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड कंजम्पशन एक बड़ा थीम है। ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे बिजनेसेस में कूलिंग और एयर कंडीशनिंग पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम की कहानी जुड़ती है। लेकिन इन सभी कंपनियों की वैल्यूएशन और अर्निंग एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। इसलिए केवल ये देख कर के स्टॉक नहीं खरीद लेना चाहिए कि एफपीआई इसमें खरीद रहे हैं। आपको पूछना चाहिए कि क्या एफपीआई जिस प्राइस पर खरीद रहे हैं उस प्राइस पर मैं भी वही रिस्क लेने को तैयार हूँ। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तीसरा बड़ा विनर है हेल्थ केयर। जुलाई के दूसरे हाफ में हेल्थ केयर में लगभग 3654 करोड़ की एफपीआई बाइंग हुई और पूरे जुलाई में हेल्थ केयर में लगभग 7755 करोड़ की क्यूमुलेटिव बाइंग हुई। अब हेल्थ केयर को समझिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ भी है और डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक भी है। इंडियन फार्मा कंपनीज़ की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशलिटी मेडिसिन्स, यूएस जेनेरिक, सीडीएमओ, डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग, हॉस्पिटल चेन्स, डायग्नोस्टिक और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ये सभी अलग अलग लॉन्ग टर्म थीम्स हैं। लेकिन हेल्थ केयर में भी स्टॉक सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। फार्मा में रेगुलेटरी रिस्क होता है, यूएसएफडीए रिस्क होता है, प्राइसिंग प्रेशर होता है, करेंसी इम्पैक्ट होता है, हॉस्पिटल बिजनेस में एक्सपेंशन और कैपेक्स साइकिल इंपॉर्टेंट है। इसलिए हेल्थ केयर में एफपीआई बाइंग को मैं सेक्टर लेवल कॉन्फिडेंस सिग्नल मानूंगा, ना कि ऑटोमेटिक स्टॉक बाइंग सिग्नल। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, एफपीआई सिर्फ खरीद नहीं रहे थे, वो बेच भी रहे थे। और यहीं आते हैं असली कहानी पे। 16 जुलाई से 31 जुलाई के दौरान कैपिटल गुड्स में लगभग 3618 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। टेलीकम्युनिकेशन में लगभग 3271 करोड़ का आउटफ्लो, फाइनेंशियल सर्विसेज में 2670 करोड़ का आउटफ्लो, कंस्ट्रक्शन में लगभग 1602 करोड़ और पावर में लगभग 1596 करोड़ का आउटफ्लो। अब जरा सोचिए, अगर कोई हेडलाइन सिर्फ ये कहे कि एफपीआई आर बैक इन इंडिया तो शायद आप बुलिश हो जाएंगे, लेकिन पूरा डेटा कह रहा है कि एफपीआई इंडिया में वापस आ रहे हैं, लेकिन हर सेक्टर में नहीं आ रहे हैं। यानी ये ब्रॉड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाइंग, इनडिस्क्रिमिनेट बाइंग नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेट बाइंग है, ये सेलेक्टिव रोटेशन है। और यही इस पूरे डेटा का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेसन है जो मैं आज इस वीडियो में आपको कहना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में घूमता रहता है और हमें सेक्टर रोटेशन को पहचानना है। इस समय बैंकिंग लीडरशिप करती है, फिर कैपिटल गुड्स, फिर डिफेंस, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर कंजम्पशन, फिर आईटी, और कई बार एक ही समय में अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग साइकिल्स चल रहे होते हैं। इसलिए इन्वेस्टर का काम सिर्फ ये पता लगाना नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये भी होना चाहिए कि मार्केट के अंदर लीडरशिप किस दिशा में घूम रही है। जुलाई का डेटा इसी रोटेशन की ओर इशारा कर रहा है। पहले हाफ में कंज्यूमर सर्विसेज, मेटल्स और माइनिंग्स, हेल्थ केयर में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दी। फिर दूसरे हाफ में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर और आईटी प्रोमिनेंट हो गए। दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज में सेलिंग दिखाई दी। ये पैटर्न हमें बताता है कि फॉरेन इन्वेस्टर शायद एक ही ट्रेड पर नहीं बैठे हैं, वे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस रीबैलेंस करते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक में प्राइस मूवमेंट कई बार फंडामेंटल से पहले शुरू हो सकता है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप भी है। एफपीआई बाइंग को देखकर स्टॉक खरीदना सबसे बड़ी गलती क्यों हो सकती है? क्योंकि
एफपीआई एक इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल पोर्टफोलियो मैनेजर है। उसका ऑब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव एक नहीं है। वो बेंचमार्क रिलेटिव परफॉर्मेंस देखता है, करेंसी रिस्क देखता है, ग्लोबल लिक्विडिटी देखता है, कंट्री एलोकेशन देखता है, सेक्टर वेटेज देखता है, रिस्क बजट देखता है, और कई बार उसका होल्डिंग पीरियड भी आपके होल्डिंग पीरियड जैसा नहीं होता है। वो 3 महीने के लिए पोजीशन बना सकता है, आप 10 साल के लिए स्टॉक खरीद सकते हो। इसलिए एफपीआई बाइंग आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आपके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये लाइन मैं चाहूँगा आप हमेशा याद रखें। लेकिन एफपीआई फ्लो का उपयोग कैसे करें, मैं इसे 3 लेवल पे देखता हूँ। पहला सिग्नल, दूसरा कंफर्मेशन, और तीसरा स्टॉक सिलेक्शन। सबसे पहले एफपीआई फ्लो सिग्नल देता है कि इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट बदल रहा है। फिर अर्निंग्स उस सिग्नल को कंफर्म करती है, और उसके बाद वैल्यूएशन आपको बताता है कि उस कंपनी में एंट्री लेना उचित है या नहीं। अगर तीनों चीज़ें एक डायरेक्शन में हो तो सेटअप ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी सेक्टर में एफपीआई बाइंग शुरू होती है, फिर उस सेक्टर की कंपनीज के अर्निंग्स एस्टीमेट से ऊपर जाने लगते हैं, और फिर मैनेजमेंट कमेंट्री में डिमांड इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगता है। फिर मार्जिन स्टेबलाइज होने लगते हैं, और स्टॉक अभी भी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेंज के आसपास है। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट सेटअप हो सकता है। लेकिन अगर एफपीआई बाइंग शुरू हुई, अर्निंग्स फ्लैट हैं, गाइडेंस कमज़ोर है, और वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत महंगी हैं, तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखकर स्टॉक खरीदना मेरे हिसाब से ख़तरनाक हो सकता है। अब आईटी में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है मेरी नज़र में, अगले दो से 4 क्वार्टर में आईटी इन्वेस्टर को 4 चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। फर्स्ट, डील विंस, टीसीवी बढ़ रही है या नहीं, लार्ज डील्स बढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन सिर्फ डील साइज़ नहीं, देखना होगा कि डील रेवेन्यू में कब कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज़, रेवेन्यू ग्रोथ। एआई की कहानी सुनना आसान है, लेकिन असली सवाल है कि एआई रेवेन्यू कितना है, और एआई ट्रेडिशनल रेवेन्यू को कैनिबलाइज कर रहा है या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पैदा कर रहा है, और यही असली सवाल है। नंबर 3, मार्जिन्स। अगर एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है तो आइडियली लंबे समय में इसका फ़ायदा मार्जिन्स में दिखाई देना चाहिए। अगर रेवेन्यू ग्रोथ कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, तो इन्वेस्टर को ये समझना होगा कि एफिशिएंसी का बेनिफिट शेयर होल्डर तक कितना पहुंच रहा है। चौथी चीज़, वैल्यूएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शानदार कंपनी भी गलत वैल्यूएशन पे खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है, और एक टेम्पररी वीक कंपनी भी सही वैल्यूएशन पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इग्नोर मत कीजिए। आज इंडियन मार्केट में सिर्फ एफपीआई की कहानी नहीं लिखते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और एसआईपी फ्लो ने मार्केट स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल दिया है। सेबी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में म्यूचुअल फंड की इक्विटी एक्टिविटी मजबूत रही, और मंथ के दौरान क्यूमुलेटिव नेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव रहा। और ब्रॉडर म्यूचुअल फंड डेटा से भी ये दिखा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार मार्केट में कैपिटल डाल रहे हैं। यानी आज इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर के वापस आने का इम्पैक्ट पहले जैसा नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी एक स्ट्रक्चरल फोर्स ऑलरेडी बन चुकी है। इसलिए हमें एफपीआई और डीआईआई को एक साथ देखना चाहिए। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या एफपीआई बाइंग जुलाई में सिर्फ एक टैक्टिकल ट्रेड थी, या क्या एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है। इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, ना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने का डेटा ट्रेंड साबित नहीं करता। लेकिन अगस्त की शुरुआत ने इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। अगस्त के पहले सप्ताह में भी एफआईआई ने इंडियन इक्विटी में लगभग 12,921 करोड़ की बाइंग की। यानी जुलाई की वापसी के बाद अगस्त में भी शुरुआती बाइंग दिखाई दी। अब अगर ये ट्रेंड अगले कुछ महीनों तक कंटिन्यू रहता है, तब ये सिर्फ टैक्टिकल बाउंस नहीं बल्कि मीनिंगफुल एलोकेशन शिफ्ट बन सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? ऑयल, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट दोनों के लिए क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अगर क्रूड फिर से कभी शार्पली ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, करंट अकाउंट पर प्रेशर आ सकता है,
रुपी कमज़ोर हो सकती है और ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए इंडिया का रिलेटिव वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव लग सकता है। अगस्त में क्रूड ऑयल को लेकर कंसर्न्स के कारण इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी भी दिखाई दी। इसलिए एफपीआई फ्लो को हमेशा ग्लोबल लिक्विडिटी, क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स, यूएस इंटरेस्ट रेट और रुपी के साथ जोड़कर देखना चाहिए। अब मैं इस पूरे डेटा को एक इन्वेस्टर फ्रेमवर्क में बदलता हूँ। अगर मैं आज इंडियन स्टॉक मार्केट को एक इन्वेस्टर की तरह देखूं तो मैं 5 चीज़ों को मॉनिटर करूंगा। पहला, आईटी में एफपीआई बाइंग टिकती है या नहीं। 1 महीने की बाइंग काफ़ी नहीं है। अगर अगले 2-3 महीनों में आईटी में लगातार इंस्टीट्यूशनल एक्युमुलेशन दिखाई देता है तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। दूसरा, आईटी अर्निंग्स एस्टीमेट बढ़ते हैं या नहीं। स्टॉक प्राइसेस अकेले नहीं, एनालिस्ट अर्निंग रिवीजन देखिए। अगर अर्निंग पर शेयर एस्टीमेट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं तो सेक्टर में री रेटिंग की संभावना बढ़ती है। तीसरा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डिमांड कितनी मजबूत है। एफपीआई बाइंग के साथ अगर वॉल्यूम ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ भी आती है तो कंज्यूमर थीम ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चौथा, हेल्थ केयर में बाइंग जारी रहती है या नहीं। हेल्थ केयर में डिफेंसिव और स्ट्रक्चरल ग्रोथ दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो ग्रोथ सेक्टर रिलेटिव विनर बन सकते हैं। पांचवा, फिनेंशियल सर्विसेज में सेलिंग क्यों हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनेंशियल्स इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर एफपीआई फिनेंशियल सर्विसेज में लगातार अंडरवेट होते हैं तो मार्केट लीडरशिप का बैलेंस बदल सकता है। लेकिन अगर फिनेंशियल स्टॉक्स फिर से एक्युमुलेट होने लगते हैं तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बदल सकता है। यही कारण है कि मैं सिर्फ निफ्टी नहीं देखता। निफ्टी 50 आपको मार्केट का एक हिस्सा दिखाता है, लेकिन सेक्टोरल फ्लोज आपको मार्केट की इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कई बार इंडेक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स के अंदर पैसा कहाँ घूम रहा है। स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टर्स के लिए जुलाई में डोमेस्टिक फ्लोज और फॉरेन पार्टिसिपेशन दोनों ने ब्रॉडर मार्केट को सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ मैं एक विशेष सावधानी की बात करूँगा। जब इंस्टीट्यूशनल मनी ब्रॉडर मार्केट में जाता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत तेज़ हो सकता है। लेकिन मोमेंटम और फंडामेंटल वैल्यू एक ही चीज़ नहीं है। इसलिए किसी स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिखे तो उसके बाद सबसे पहले चेक करें रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कैश फ्लो, आरओसीई, डेट, प्रमोटर होल्डिंग, वैल्यूएशंस और अर्निंग एक्सपेक्टेशन। अगर स्टॉक 100 से 200 इसलिए गया है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है तो अगला सवाल ये होना चाहिए कि 200 रुपये पर बिजनेस की वैल्यू कितनी है। मेरे हिसाब से जुलाई का सबसे बड़ा मैसेज जो है मेरे लिए ये है कि एफपीआई वापस आ गए हैं। ये कहानी सफिशिएंट नहीं है, ये बहुत सुपरफिशियल इंटरप्रिटेशन होगा। मेरे लिए सबसे बड़ा सिग्नल है कि फॉरेन मनी अब इंडिया में सेलेक्टिव तरीके से रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। और आईटी में इसका सिग्नल सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईटी में बाइंग उस समय आई जब सेक्टर पिछले काफ़ी समय से सेंटिमेंटल प्रेशर में था। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अब लग रहा है कि एआई डिस्ट्रप्शन का रिस्क मार्केट में काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुका है और कुछ कंपनीज में एआई खुद ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। मैं आईटी सेक्टर को लेकर अभी ब्लाइंड बुलिश नहीं हूँ क्योंकि स्ट्रक्चरल रिस्क अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। एआई प्रोडक्टिविटी, जीसीसी एक्सपेंशन, क्लाइंट इनसोर्सिंग, प्राइसिंग प्रेशर, वीज़ा पॉलिसीज़, ग्लोबल रिसेशन रिस्क, यूएस टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग और एआई के कारण ट्रेडिशनल मैन पावर डिमांड में स्ट्रक्चरल बदलाव, ये सब रिस्क अभी भी मौजूद हैं। इसलिए आईटी में एफपीआई बाइंग को मैं अर्ली सिग्नल मानूंगा, फाइनल कंफर्मेशन नहीं। और यही इन्वेस्टिंग का असली खेल है। मार्केट आपको कभी कंप्लीट पिक्चर एक साथ नहीं देता है। पहले प्राइसेस बदलते हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल फ्लोज बदलते हैं, फिर अर्निंग एस्टीमेट्स बदलती है और अंत में फंडामेंटल नंबर्स में दिखाई देता है। कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स आखिरी स्टेज पे इस चीज़ को पहचानता है, तब जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका होता है। तो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की कोशिश होती है कि इन सिग्नल को थोड़ा पहले पहचाने, समझे, बिना जल्दबाजी किए।
अगर आप मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो मॉनिटर करते हैं तो अगले कुछ महीनों में मैं खास तौर पर इन थीम्स पे नज़र रखूंगा जो मैंने आज बोले। आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर और साथ में फिनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। क्योंकि जिस दिन कैपिटल गुड्स और फिनेंशियल में एफपीआई सेलिंग रुक कर सस्टेन्ड बाइंग शुरू हुई, दूसरी तरफ आईटी, हेल्थ केयर और कंजम्पशन में बाइंग बनी रहेगी, तो हम मार्केट के अगले लीडरशिप साइकिल की तस्वीर सामने देख सकेंगे। तो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा अक्सर उस समय नहीं बनता जब लोग एक ही सेक्टर को लेकर एक्साइटेड होते हैं। अक्सर बड़े अपॉर्चुनिटीज़ उस समय बनते हैं जब फंडामेंटल्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे होते हैं, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट अभी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होता है। आईटी में शायद हम इसी तरह के फेजेस को देख रहे हैं, लेकिन हमें प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें डेटा को फॉलो करना है, एफपीआई फ्लो देखना है, डीआईए फ्लो देखना है, अर्निंग्स देखनी है, मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी है, वैल्यूएशंस देखने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी है। अगर आईटी में एफपीआई अगले कुछ महीनों तक जारी रखती है बाइंग, अगर डील विंस रेवेन्यू ग्रोथ में ट्रांसलेट होते हैं, अगर एआई से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है, अगर मार्जिन स्टेबलाइज और इम्प्रूव होते हैं और वैल्यूएशंस रीजनेबल रहते हैं, तो इंडियन आईटी में एक मीनिंगफुल री रेटिंग की साइकिल की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर वहीं एफपीआई बाइंग एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड साबित होती है और अर्निंग ग्रोथ कमज़ोर रहती है, तो ये रैली सिर्फ एक टेम्पररी बाउंस हो सकती है। और इन्वेस्टर के लिए यही फ़र्क है। हेडलाइंस को देखकर इन्वेस्टमेंट करना आसान है, लेकिन हेडलाइंस के पीछे छिपे कैपिटल एलोकेशन सिग्नल को समझना असली इन्वेस्टिंग है। इसलिए अगली बार जब आप सुने कि एफपीआई बाइंग कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ ये मत पूछिएगा कि कितना पैसा आया, ये पूछिएगा कि किस सेक्टर में पैसा आया, किस सेक्टर से निकला, किस वैल्यूएशन पे आया और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या उस सेक्टर की अर्निंग आने वाले वर्षों में उस कैपिटल को जस्टिफाई कर सकती है। क्योंकि आखिरकार एफपीआई फ्लो स्टॉक की कहानी नहीं लिखता, बिजनेस अर्निंग्स लिखती हैं। एफपीआई सिर्फ ये सिग्नल देता है कि किस कहानी को बड़े इन्वेस्टर्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और शायद जुलाई 2026 का सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल यही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में फिर से खरीदना शुरू किया है, लेकिन इस बार वे सिर्फ इंडिया नहीं खरीद रहे हैं, वो इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी खोज रहे हैं। और एक इन्वेस्टर के तौर पे यही वो जगह है जहां हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको भी ऐसे रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे लिख कर बताइएगा कि आपके हिसाब से आईटी में ये सिर्फ टेम्पररी बाउंस है या इंडियन आईटी में एक नए लॉन्ग टर्म साइकिल की शुरुआत हो रही है। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।